जय हिंद माय फेलो इंडियंस एंड नमस्कार टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। दर्शकों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक शाह परिवार से जो आज से लगभग 10 साल पहले बिहार के मोतिहारी जिले से कुछ सपने लेकर फरीदाबाद में आकर एक कमरे के फ्लैट में रहने लगा। इस परिवार का मुखिया विजेंद्र शाह अपनी पत्नी सुगंधी देवी और अपने परिवार में से 5 में से 3 बच्चों को लेकर आया था। 2 बच्चों को पढ़ने के लिए मोतिहारी में ही छोड़ दिया गया था क्योंकि वह उनका खर्चा यहाँ पर नहीं उठा पा रहा था। उनकी सबसे बड़ी बेटी है सुनीता जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है। बताया जाता है कि विजेंद्र सारी उम्र अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ही चिंतित था और उसी के लिए पैसा जोड़ रहा था और कुछ पैसा वह अपने सपनों की कार के लिए जोड़ रहा था जिसे किराए पर चलाकर वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और पैसा इकट्ठा कर सकता था। इससे पहले वह ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा और अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ रहा था और उसने लगभग 8 महीने पहले अपने एक दोस्त राज किशोर सिंह की सहायता से वह कार भी खरीद ली थी जिसे अब वह किराए पर चलाता था। वह लगभग 11-12 साल से टैक्सी चलाकर अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर रहा था। वह रोज़ 11-12 घंटे ड्राइविंग करता था, अपनी नई कार की ईएमआई पे करना, अपने परिवार का गुजारा करना और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना। बस वह इसी संघर्ष में अपना जीवन काट रहा था। अब उसकी उम्र हो चली थी, इसलिए उसके बच्चों का भी सपना था कि उनके पापा को इस हेक्टिक काम के स्थान पर कोई कंफर्टेबल काम करने को मिल जाए। 10 अक्टूबर 2023 की शाम को लगभग 7:30 बजे विजेंद्र की पत्नी ने उससे फ़ोन करके सब्जी खरीदने के लिए पैसे मांगे जो कि विजेंद्र ने ई वॉलेट से ट्रांसफ़र कर दिए। अभी तक इस परिवार को नहीं पता था कि उसी रोज़ रात को उनके सारे सपने समाप्त होने वाले हैं। इस कहानी में आकर जुड़ने वाले 2 और व्यक्ति जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, एक महराज सलमानी उम्र 33 साल और दूसरा आसिफ उम्र 24 साल, जो कि दोनों ही घोषित अपराधी हैं। महराज सलमानी पर टोटल 7 मुकदमे पहले से हैं जिसमें से 4 यूपी में और 3 दिल्ली में। इनमें 302 और 307 जैसे संगीन मुकदमे भी शामिल हैं और इसके साथ ही आसिफ पर टोटल 10 मुकदमे पहले से हैं जिसमें से 8 यूपी और 2 दिल्ली में और इसमें भी 302 और 307 जैसे संगीन मुकदमे शामिल हैं। फिर भी यह दोनों हमारी न्यायिक व्यवस्था के आशीर्वाद से खुले घूम रहे थे और बाकी अपराधों को अंजाम देने के अलावा इनका काम गाड़ियां चुराकर या छीनकर मेरठ की फेमस मार्केट में बेचना था। 10 अक्टूबर की रात को इन्होंने अपने आप को सवारी बताकर विजेंद्र से एयरपोर्ट चलने के लिए कहा और रास्ते में हथियार दिखाकर विजेंद्र से उसका मोबाइल छीना और उसकी कार छीनी और साथ ही साथ विजेंद्र को उसकी ही कार के नीचे कुचला और काफी दूर तक कार के नीचे घसीटते हुए ले गए। इस सारी घटना का कोई दूसरा राहगीर अपनी कार में से वीडियो बना रहा था। अब देर रात पुलिस के द्वारा इस परिवार को सूचना मिलती है और उन्हें एक अस्पताल में बुलाया जाता है जहां पर उन्हें लगभग 10 घंटे के इंतजार के बाद एक शव की पहचान करने के लिए कहा जाता है जो कि विजेंद्र का ही मिलता है। इस परिवार का एक अकेला कमाने वाला अब नहीं रहा। इसके दोनों हत्यारों को पुलिस ने तो अगले दिन ही मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनका होना क्या है? जैसे पहले से ही उन पर इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, एक एक और सही। अब इस परिवार के सामने जीवन के संघर्ष, निर्वाह की अनिश्चितता और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से होगा, ये सब सवाल हैं। इस परिवार के लोग और भविष्य में बड़े होने वाले वह 5 बच्चे अपने देश के बारे में क्या सोचेंगे और वह कितने देशभक्त बन सकते हैं। जिस देश ने उन्हें कम उम्र में ही अनाथ बनाकर रास्ते पर छोड़ दिया, जिस देश में इतने सारे अपराध करने के बाद भी वह दोनों अपराधी खुलेआम घूम रहे थे और अपराध करते जा रहे थे, उस देश से यह लोग क्या उम्मीद लगाएंगे? विजेंद्र की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? अगर पुलिस अपना काम कर भी देती है तो भी अपराधी बड़े आराम से जमानत पर छूटकर बाहर आ जाते हैं क्योंकि हमारी न्यायिक व्यवस्था में किसी भी केस को सॉल्व होने में सालों लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में कोर्ट भी अभियुक्त को जमानत दे देती है। हमारे कानून में कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो यह तय करता हो कि किसी भी क्रिमिनल केस को कितने दिनों तक हल कर दिया जाना चाहिए। डिफेंस के वकील हमेशा केस को लंबा खींचते जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर अगली तारीख लेते जाते हैं। उदाहरण के लिए डिफेंस के वकील के पिताजी के घुटने में दर्द था जिसको दिखाने के लिए वे डॉक्टर के पास गए हैं। इस बात पर भी वे 6-6 महीने के आगे की तारीख ले लेते हैं। किसी भी केस में ज़्यादातर 2 पक्ष होते हैं, एक विक्टिम और दूसरा जुर्म करने वाला, और ऐसे केसेस को लंबा खींचने से हमेशा विक्टिम का नुकसान और अपराधी का ही फायदा होता है। यह कैसा न्याय है और यह कैसी न्याय की प्रक्रिया है? दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है,
उसमें भी एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, बल्कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा असुरक्षित हो सकता है। और सब लोग कहते हैं कि दिल्ली की जनता सिर्फ एक दर्शक बनकर ही अपने सामने होती हुई अपराध की घटना को देखती रहती है और कुछ नहीं करती। लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। हो सकता है कि लोग ये समझते हैं और जानते हैं कि किसी भी अपराधी को कानून में सज़ा मिलना इतना आसान नहीं है, और अगर हम उन अपराधियों का विरोध करेंगे तो वे हमें भी नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि कानून हमें बचाने में असमर्थ है। यहीं पर वह बात मन में आ जाती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश वॉरेन ई बर्गर ने 1970 में अमेरिकन बार एसोसिएशन को एक संबोधन में कही थी कि स्वतंत्र लोगों में ऑर्डर लिबर्टी के ताने बाने को बनाए रखने के लिए अदालतों में विश्वास की भावना जरूरी है, और 3 चीज़ें उस विश्वास को नष्ट कर सकती हैं और समाज को अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकती हैं। अगर लोग ये मानने लगें कि हमारी कोर्ट की अक्षमता और देरी एक उचित न्याय के निर्णय के मूल्य को समाप्त कर देती हैं, और अगर लोग ये मानने लगें कि उनकी अदालतें उनके कानूनी अधिकारों को रोज़मर्रा के लेन देन में धोखाधड़ी और अतिरेक से नहीं बचा सकती, और 3, और अगर लोग ये मानने लगें कि कानून बड़े पैमाने पर अपने प्राथमिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता, जो कि लोगों और उनके परिवार को उनके घरों में, उनके कार्यस्थल पर और सार्वजनिक सड़कों पर सुरक्षा प्रदान करना है। इन्हीं कारणों से साहिल जैसा अपराधी सरेआम एक नाबालिग लड़की साक्षी की हैवानियत से सब लोगों के सामने हत्या कर सकता है, और एक मामूली चोर और लुटेरा सैकड़ों लोगों के सामने एक पुलिस वाले को चाकू से बार बार वार करके मौत के घाट उतार सकता है। सब लोग देखते ही रह जाते हैं और कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अपनी कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। मेरे ऊपर भी जब 25-30 लोगों के सामने खंजर से वार किए गए थे तो भी कोई बीच में नहीं आया और कोई भी गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारे कानून से ज़्यादा हमारे समाज के अपराधी तेज और ताकतवर हैं, और इतने संगीन केसेस में भी अपराधी चार्जशीट दाखिल होने से पहले जमानत पर बाहर आ जाते हैं, और ये केसेस सालों साल चलते रहते हैं। मेरे केस में भी आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इन्हीं कारणों से अपराधियों को और प्रेरणा मिलती है, और एक आम आदमी को भी अपराधी बनने की प्रेरणा मिल जाती है, और शायद इन्हीं कारणों से एक अपराध के शिकार आम इंसान भी एक अपराधी बनने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आप को बचाने, अपना बदला लेने और न्याय लेने के लिए हमारी कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहता। जब तक हमारे देश के पॉलिटिशियन सिर्फ अपनी सत्ता की भूख के लिए और अपने परिवार के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ही सरकार चलाएंगे, तब तक इसमें कोई भी सुधार होना बहुत मुश्किल है। आजकल के नेता रिश्वत देकर एक आम आदमी से वोट हासिल करना चाहते हैं। 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है। सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। हमारे देश में रहने वाला और कमाने वाला एक इंसान जो अपनी सरकार को इनकम टैक्स देने के लिए मजबूर है, लेकिन फिर भी उसे सरकार द्वारा सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, अच्छी कानून व्यवस्था की कोई गारंटी नहीं है। यह हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर हम एक सभ्य समाज बनना चाहते हैं तो यह उसके रास्ते में बहुत बड़ी अड़चन है। दर्शकों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।